friends, welcome to my YouTube channel, The Legal Baba. I am your host and host advocate Nitesh Kumar Sinha. So today I am going to discuss a topic on the chapter The Negotiable Instrument Act of 1881, Chapter 1 and Chapter 2. So basically, what is Negotiable Instrument Act of 1881? So an act is to define and amend the law relating to promissory note, bills, exchange and checks. तो क्या कहता है? It is an act to define. What to define and to amend? First of all, it defines and amend the relating to promissory note, bills of exchange and checks. So, preamble, where it is expedient to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and checks, it is hereby enacted as follows. तो कहता है कि प्रियम्बल में कहा गया है वेर इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन, जहाँ पे ज़रूरत है डिफाइन करने के लिए, एंड टू अमेंड द लॉ, अमेंड करता है मतलब लॉ में सब मतलब कुछ बदलाव करता है रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, अगर इसमें बदलाव है, बिल ऑफ एक्सचेंज में है, चेक में है, तो इट इज़ हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1, दैट इज़ द प्रिलिमिनरी chapter. So we will deal the preliminary chapter of Negotiable Instrument Act of 1881. So section 1 of the Negotiable Instrument Act, section 1 says the short title. There is a short title, the act may be called as the Negotiable Instrument Act of 1881. So this act is said to be as the Negotiable Instrument Act of 1881, extends to whole of India. पूरे भारत में इसको लागू किया गया. Indicate an intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act. और इसका इंडिकेट क्या करता है, एक इंटेंशन इंडिकेट करता है दैट द लीगल रिलेशनशिप, व्हाट इज द लीगल रिलेशन ऑफ द पार्टीज देयर टू शैल बी गवर्नड बाय दिस एक्ट. तो जो भी लीगल रिलेशन है इस एक्ट के द्वारा गवर्नड होगा यानी कि निर्धारित होगा. सो कमेंसमेंट कब से लागू हुआ था? इट सेल कम इन टू फोर्स ऑन 1 मार्च 1881. तो लागू हुआ था 1 मार्च 1881 को. ठीक है. सो रिपेल ऑफ द इनैक्टमेंट्स, सो रिपेल बाय द रिपेलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1891. तो इसके पहले एक एक्ट था जिसको बोले थे सॉरी इसके बाद जो एक्ट आया था रिपेलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट जो कि 1891 है, 12 ऑफ 1891 सेक्शन 2 एंड द शेड्यूल 1, उसको रिपेल करके ये एक्ट को लागू किया गया था. सो रिपेल ऑफ द इनैक्टमेंट, इसके बाद ये एक्ट आया. The interpretation of this clause. So interpretation clause in section 3. In this act, banker include any person acting as a banker any post office saving bank. तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में अगर बैंकर के बारे में बात करता है तो बैंकर कौन होगा? बैंकर इंक्लूड एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो सकता है एक्टिंग एज अ बैंकर, वो बैंकर का कार्य करता हो. एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो या तो बैंक होगा या तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होगा. So in preliminary chapter there is a 3 section 1, 2 and 3. After that there is a chapter 2 that deals with the notes, bills and checks. So we will go I will go to further describe the promissory note. Section 4 of the Negotiable Instrument Act of 1881 deals with the promissory notes. A promissory note is an instrument in writing. What it says? It says that a promissory note is an instrument in writing. लिखित होता है, not being a bank note. ये एक बैंक नोट नहीं होता, और a currency note ये currency note भी नहीं होता है. Containing an unconditional undertaking signed by the maker. So उसमें क्या होगा? Unconditional undertaking होगा, जो कि कौन साइन करता है? तो मेकर जो उसको बना रहा है. To pay a certain sum of money, कुछ certain sum of money को पे करने का उसमें रहता है. ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन. तो कोई पर्सन उसको ऑर्डर करेगा, वही सर्टेन सम ऑफ मनी वो पे करेगा. कौन? मेकर. और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और कौन पे करेगा? बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो बहुत सारे कभी कभी प्रश्न होते हैं कि वकील साहब ये वचन पत्र प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, और ये किसी और दस्तावेज से ज़्यादा मजबूत कानूनी हथियार है अथवा एग्रीमेंट से कैसे भिन्न है, या फिर झूठा वचन पत्र देने पे क्या हो सकता है, यानी प्रोमिसरी नोट अगर फॉल्स अगर कोई इम्प्लाई करता है तो उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि प्रोमिसरी नोट बता दिए कि क्या है. इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी इन राइटिंग फॉर्म. तो इसको कहता है कि अगर हिंदी में बात करें तो वचन पत्र एक लिखित रूप से किया गया करार है, जिसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं उसको? करार को एग्रीमेंट बोल सकते हैं. तो ये एग्रीमेंट है एक तरह से बेसिकली, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं से और या स्वेच्छापूर्वक एक निश्चित धन या कोई वस्तु जैसे जमीन एक निश्चित समय में देने का बिना शर्त वचन देता है. तो या तो ये किससे संबंधित हो सकता है? मनी से संबंधित हो सकता है, या फिर किससे संबंधित हो सकता है? लैंड से. और एक वचन पत्र तरह का ही होता है. प्रोमिसरी नोट एक वचन पत्र किसी ऐसे व्यक्ति या समूह अटेस्ट किया जाता है जो विधि द्वारा अधिकृत होता है, जैसे नोटरी या रजिस्ट्री आदि.
तो अगर नोटरी करवा दिया जाए, रजिस्ट्री करवा दिया जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोमिसरी नोट एक वचनबद्ध पत्र बन जाता है जिसके सम्मुख क्या होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी या फिर ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे करने को कहता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये लिखा है कि मैंने कोई अमुक व्यक्ति से पैसे उधार लिए तथा उनको देने के देनदार हूँ तथा स्टेटमेंट भी वचन पत्र में मानी जाएगी। तो अगर किसी को बोलता है पैसा उधार लिया है और वो प्रोमिसरी नोट बना के देता तो वचनबद्ध हो जाता है उस पैसे को देने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे बी एन ऑर्डर ऑफ ₹1000। कितना बोला है, प्रॉमिस कर रहा है बी को पे करेगा 1000 रुपये। सो आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड इन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसिप्ट। तो एक वचन पत्र बन जाता है उस संबंध में। प्रोमिसरी नोट को एक वचन पत्र भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोमिसरी नोट। कौन कौन सा ऐसे चीज़ है जो नॉन प्रोमिसरी नोट्स हैं। सो आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। तो अगर इस तरह का कोई लिखा है प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, तो यहाँ ऑल अदर सम्स कौन सा सम्स, ऐसा क्लियर है नहीं, तो ये प्रोमिसरी नोट्स में नहीं माना जाएगा। सो ये नॉन प्रोमिसरी नोट्स है। फिर कहता है प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग थ्रू देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रॉमिस कर रहा है 500 पे करेगा लेकिन फर्स्ट डिडक्ट करेगा, तो इस ऐसा अगर कोई बात करता है तो प्रोमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। अब कोई क्लॉज लगा दे रहा है कि मेरा शादी सी के साथ होगा तो मैं बी को पे करूँगा, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो ये प्रोमिसरी नोट के बारे में था। अगर डिटेल में मैं प्रोमिसरी नोट के बारे में टॉपिक में डिटेल चर्चा करूंगा जब सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसरी नोट्स के बारे में बात करूंगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 5 says that there is a bill of exchange. So, a bill of exchange is an instrument in writing contains an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. तो क्या कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, किसमें लिखित होना चाहिए, कॉन्टेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है उसमें साइन बाय द मेकर, किसके द्वारा साइन किया होगा, मेकर के द्वारा, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। वो डायरेक्ट किया रहता है एक सर्टेन पर्सन को सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए, ओनली टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सर्टेन पर्सन को ऑर्डर करेगा और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग हिंदी में समझते हैं व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे विनिमय पत्र कहा जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है। नाउ सो नोट, अ प्रॉमिस एंड ऑर्डर टू पे इज नॉट अ कंडीशनल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन। ठीक है। तो अगर कहता है दिस इज अ प्रॉमिस टू और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल, यहाँ पे ऑर्डर जो होता है या फिर प्रॉमिस किया जाता है पे करने का वो कंडीशनल नहीं होता है। और दूसरे में कहता था सम पेबल में बी सर्टेन विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन एंड सबसेक्शन 4। तो जो सम पेबल है वो क्या है, सर्टेन होता है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन एंड सेक्शन 4। So, although it includes future interest or is a payable at the indicate rate of exchange and is accordance to the course of exchange, and although the instrument provide that default of payment of an instrument, the balance unpaid shall become ड्यू। तो यहाँ पे जैसे अगर हम प्रोमिसरी नोट में देख रहे थे वहाँ कंडीशंस नहीं थे, बट यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में कंडीशंस हो सकते हैं। सो कहता है ऑल्दो इट इंक्लूड फ्यूचर इंटरेस्ट, वहाँ पे फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में बात होगा, और इज पेबल एट एन इंडिकेटेड रेट, अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ बात किया है कि इतना फ्यूचर इंटरेस्ट लगेगा तो वो वहाँ इंडिकेट किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। एंड इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्दो द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड दैट। तो ये कोर्स ऑफ एक्सचेंज में भी क्या कर सकता है, बात किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। एंड ऑल्दो द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड शैल बिकम ड्यू। अगर कोई डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, क्या करता है, डिफॉल्ट करता है पेमेंट में इंस्टॉलमेंट का, तो वो ड्यू हो सकता है, अनपेड जो बैलेंस अमाउंट है वो ड्यू हो सकता है। Now, the person to whom it is clear that the direction is given or the payment is to be made be a certain person within the meaning of this section and section 4, although is misnamed or designed by the description only. So, कहता है the person to whom it is clear that the direction is given or the payment is to be made. तो directions वहाँ पे clear दिया हुआ है कि कैसे मतलब करना और किस तरह से पेमेंट करना है, is to be made बी अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को निर्धारित करके वहाँ बात करता है कि किस तरह से और कैसे पेमेंट करना है विद इन द मीनिंग ऑफ सब सेक्शन एंड सेक्शन
सेक्शन 4। ठीक है, तो जो सेक्शन 4 बात करता है प्रोमिसरी नोट का, उसी तरीके से ऑल्दो ही इज मिसनेम्ड और डिजिग्नेट बाय द डिस्क्रिप्शंस ओनली, तो जो भी डिजिग्नेट है या फिर क्या है डिस्क्रिप्शंस जो दिए हुए हैं उसके बारे में वो बात करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, तो एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया तथा दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे विनिमय विनिमय पत्र कहा जाता है। तो समझते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ उधार वस्तु बेचता है तो बेचने वाला का रुपए खरीदने वाले के यहाँ बाकी रह जाता है, और बकाया राशि सही समय पर वसूल हो सके इसके लिए बेचने वाला व्यक्ति क्या करता है, प्रपत्र तैयार करता है जिस पर बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया जाता है। तो उस बकाया राशि को चुकाने का जो आदेश दिया जाता है खरीदने वाले व्यक्ति ऋणी से उस पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सिग्नेचर करवा लिया जाता है जो ऋणी व्यक्ति है, और इसके सिग्नेचर से ही क्या होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लिया, यही हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र विनिमय विपत्र के नाम से जाना जाता है। तो एकदम सिंपल सा टर्म है बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ Section 6 of Negotiable Instrument Act of 1881 deals with the check. So, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be a public otherwise than on a demand, and include the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. तो चेक क्या कहता है, चेक है एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जिस बैंक का है, एसबीआई का है, कैनरा बैंक का है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी स्पेसिफाइड बैंकर है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन पेबल अदरवाइज, और क्या है ये अदरवाइज पेएबल नहीं होता देन ऑन डिमांड, जब भी डिमांड होगा उसी वक्त पेएबल होगा, अदरवाइज ये पेएबल नहीं होगा। एंड इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंक्लूड करता है ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वो चेक हो सकता है, ट्रंकेटेड फॉर्म में ट्रंकेटेड चेक भी हो सकता है। तो चेक क्या है, एक बैंकर को क्या करता है, पेएबल करवाता है, मतलब एक्सप्रेस पेएबल अदरवाइज ऑन द डिमांड। तो कहते हैं कि कागज़ का टुकड़ा भी हो सकता है जिसमें बिना शर्त ये आदेश देते हैं कि जिसमें बैंक को यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अमुक व्यक्ति हो, उसे दूसरे व्यक्ति को इतने रुपए का भुगतान करने का वचन करता हूँ। मान लीजिए कि 10,000 का भुगतान है तो वह चेक के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, और भुगतान पत्र है जिसमें एक कागज़ का लिख कर भुगतान किया जाता है। तो कागज़ में क्या होता है, पैसा मेंशन कर देते हैं और उससे भुगतान किया जाता है। तो कहता है चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब चेक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ड्रॉ होगा यूजिंग एन कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर के माध्यम से वो क्या हो सकता है, पे हो सकता है, एंड साइन टू अ सिक्योर सिस्टम विथ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर से क्या कर सकते हैं, उसमें साइन कर सकते हैं। सो विथ और विदाउट अ बायोमेट्रिक सिग्नेचर, तो बायोमेट्रिक सिग्नेचर किस माध्यम से भी या बिना उसके माध्यम से भी, और विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से भी साइन कर सकते हैं। तो ये किस में वर्णित है, आईटी एक्ट ऑफ 2000। सो डील्स इन द आईटी एक्ट ऑफ 2000, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। तो ट्रंकेटेड चेक किसको कहते हैं, एक ऐसा चेक होता है जो ट्रंक किया हुआ रहता है कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, आइदर ऑन द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक, वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट। तो या तो पे करने के वक्त में या पे रिसीव करने के वक्त में, इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन। अब वो तुरंत में ही एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट हो जाता है, किसके लिए, तो निष्पादित करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। तो ये सब्सटीट्यूट करता है, निर्धारित करता है क्या, further physical movement of the check in writing. So clearing house managed by the RBI, recognized by the RBI। तो जो clearing house होता है truncated check के लिए वो कौन होते हैं, तो RBI भी हो सकता है और जो RBI के द्वारा recognized किया गया है वो भी हो सकते हैं। In the upcoming video, when we deal with the check, when we deal with the check, then we will deal with the open check, bearer check, order check. This type of check we have to deal with. So now the section 7 deals with the drawer or drawee. तो ड्रॉवर और ड्रॉवी किसको बोलते हैं, सो द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉवर। तो कौन होगा ड्रॉवर, जो मेकर होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला होगा वही होगा ड्रॉवर। एंड द पर्सन दे आर डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉवी। तो जिस पर्सन को डायरेक्ट करेगा पे करने के लिए वो उसका ड्रॉवी होगा। सो ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, तो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड क्या कहता है, व्हेन द बिल ऑफ एनी इंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉवी टू बी रिसॉर्टेड इन केस ऑफ नीड, सच अ पर्सन इज कॉल्ड द डिकॉनिड। ठीक है,
सो व्हेन द बिल और एनी इंडोर्समेंट, कोई भी बिल होगा या कोई भी इंडोर्समेंट बना होगा, देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी आदमी के नाम पर बना होगा, इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉवी, और ये क्या होगा, ड्रॉवी के अलग से दिया होगा, टू बी रिजॉर्टेड इन केस ऑफ नीड, सच अ पर्सन इज कॉल्ड डिकोनीड, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकोनीड बोलेंगे। सो ड्रॉव इन केस ऑफ नीड इज सीट वे एज द, इसको कहा जाता है आवश्यकता की स्थिति में आदेशित, तो जो आवश्यकता की स्थिति में जो आदेश दिया जाता है आदेशित ही होता है, उसी को कहते हैं ड्रॉव इन केस ऑफ नीड। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टर। सो किसको कहेंगे, सो आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉवी द बिल हैज साइंड his assent upon the bill, or if there are more parts thereon than one upon one such parts, and delivered the same or given notice of such signing or the holder some person on his behalf, is called the acceptor। तो कहता है आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल, एक बिल को ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉ कर लेता है, हैज साइंड हिज एसेंट, अपना एसेंट दे दिया, ठीक है, अपॉन द बिल, बिल में अपना क्या किया, एसेंट दे दिया, मतलब अपना सहमति दे दिया, और इफ देयर आर मोर पार्ट्स देयर ऑफ देन वन, और उसमें एक से अधिक पार्ट है, क्या है उस बिल में एक से अधिक पार्ट है, अपॉन वन ऑफ सच पार्ट एंड डिलीवर्ड द सेम, और कोई एक पार्ट को डिलीवर कर दिया जाता है, और गिवन नोटिस ऑफ सच साइनिंग टू द होल्डर, और नोटिस क्या किया जाता है, साइन करके दिया जाता है, टू सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ में दिया जाता है, तो जो वो उसको लेगा, जो मतलब जो बिल साइंड है उसको एक्सेप्ट करेगा, वही एक्सेप्टर है, यानी कि स्वीकार करने वाला, इस तरह का बिल को जो भी स्वीकार करेगा उसको एक्सेप्टर कहेंगे। अब पेई के बारे में बात करते हैं, पेई कौन होगा, सो द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा होगा, to whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called the payee। तो उसमें क्लियरली वहाँ मेंशन होगा कि to whom or whose order the money is by the instrument directed to be paid, तो जो जिसके बारे में निर्देशित किया होगा कि उसी को पे करना, वही पेई होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। So section 8 deals with the holder in due course. It means any person who for consideration become the possessor of a promissory note। तो कहता है कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, एक मतलब निर्धारित किया रहता है, बिकम द पोजेसर, उसका क्या होगा, पोजेसर मतलब पोजेस करने वाला, रखने वाला होगा, ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इफ पेबल टू द बेयरर, तो किसको पेएबल होगा, बेयरर को, और टू द पेई और इंडोस देयर ऑफ, तो बेयरर को पेएबल हो सकता है, पेई को पेएबल हो सकता है, इंडोस देयर ऑफ, इफ पेएबल टू ऑर्डर बिफोर द अमाउंट मेंशन एंड इन इट बिकम पेएबल एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he derived द टाइटल। तो अगर कोई भी टाइटल अगर वहाँ पे है और टाइटल सफिशिएंट कॉज बिलीव करने के लिए दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड, कोई भी डिफेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है टाइटल में, ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम डिराइव द हिज टाइटल, तो जिससे वो टाइटल लिया गया वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है, सफिशिएंट कॉज है उसके लिए, तो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। तो ये एक तरह का क्या होता है, कोई पर्सन होता है जो कि फॉर द कंसिडरेशन इट पोजेसर होता है, प्रोमिसरी नोट का हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का हो सकता है, या चेक का हो सकता है, तो वो क्या है, एक तरह का पोजेसर है, ठीक है। सो हिज क्लेम वुड बी डिफेक्टेड ओनली इफ इट इज फाउंड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर हिम टू बिलीव दैट द दिस इज एग्जिस्टेड, तो उसको मानना पड़ेगा कि देयर इज अ बिलीव दैट डिफेक्ट इज बिंग एग्जिस्टेड, और उसके लिए सफिशिएंट कॉज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। तो किसके बारे में डील कर, कौन से सेक्शन में डील होता है, तो सेक्शन 8, ठीक है। So we have dealt section 8 as a holder and section 9 as a holder in due course। तो हम लोगों ने होल्डर में क्या देखा था कि वो ऐसे लोग थे जो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक क्या करते थे, एक पर्सन को इंटाइटल करते थे, उसका पोजीशन रखते थे, और उसमें क्या होता था, कोई भी अमाउंट रिसीव या रिकवर करने के लिए पार्टीज के द्वारा दिया गया रहता था, और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी आप लोग समझे ना। अब हम लोग देखेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सो ये जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है वो किस में डील किया गया है, सेक्शन 10 में, किस में डील किया गया, सेक्शन 10 में, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सो इट मीन्स अ पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो ये क्या कहता है, इट मीन्स अ पेमेंट, एक तरह का पेमेंट है इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर, जो दिखाई दे रहा है, द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, वो क्या है कि एकदम श्रद्धापूर्वक बना होगा, गुड फेथ में बना होगा, एंड विदाउट नेग्लिजेंस, कोई भी उसमें नेग्लिजेंस नहीं होगा, एकदम साफ साफ लिखित शब्दों में प्रकट किया हुआ होगा, ठीक है। और कहते हैं टू एनी पर्सन इन पोजीशन देयर ऑफ, और वो क्या होगा, किसी पर्सन के पोजीशन पे होगा, अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट
ऑफ द अमाउंट देयर इन मेंशन। तो कहता है एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में, एक ऐसे मतलब क्या कहते हैं, ऐसे संदेह अभिप्रेत किया जाता है जिसमें विश्वास करने के लिए युक्त आधार नहीं पैदा होता है कि वह उसमें वर्णित रकम का संदेह पाने का हकदार नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब बिलीव करना होगा कि ये उसका हकदार क्या है, मतलब ऐसा कोई भी बिलीव नहीं हो सकता है कि उसका हकदार नहीं है। सो पेमेंट इन ड्यू कोर्स एक फ्यूचर का क्या है, सम्यक अनुक्रम है जिसको बनाया जाता है। तो ये है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, और ये पोजीशन में रहता है किसके, तो पर्सन के, इन अ गुड फेथ। ठीक है। नाउ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 11 सेज दैट देयर इज अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। So section 11 deals with the inland instrument. Section 11 of the Negotiable Instrument Act deals with the inland instrument. It says that a promissory note, bill of exchange or check drawn or made in India. क्या कहता है, ये एक ऐसा प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या चेक होगा, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, कहाँ पे बना होगा, मेड इन इंडिया, एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है या तो यहाँ पे ड्रॉन किया जा सकता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यही शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अंतर्देशीय लिखित समझा जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंडिया में बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करेंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का। सो एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन मेड और मेड पेबल शैल बी डीम टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंडिया में नहीं बना होगा वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि बाहर, इंडिया के बाहर अगर बना होगा दैट इज सेड टू बी एज द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। Now, negotiable instrument. What is section 13 deals with the negotiable instrument. So, if you not watch the introductory part of the Negotiable Instrument Act, then you have to refer to Negotiable Instrument Act 1881 video part 1 to understand completely what is negotiable instrument. Now, we will move to the next section, that is 14, that is the negotiation. सो व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, क्या कहता है, एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक होगा दैट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। तो अगर किसी को ट्रांसफर किया गया, ये ट्रांसफर करने के बाद में क्या हो गया, ये पर्सन जो है वही उसका होल्डर हो जाएगा, कंस्टिट्यूट दैट पर्सन इज द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। तो अगर ट्रांसफर किया और दो पर्सन है उसको होल्ड करने वाला, वो उसका होल्डर हो गया, दैट इज टू बी negotiated. Now section 15 deals with the endorsement. So when the maker or holder of a negotiable instrument sign the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or the slip of paper annexed thereto so signs for the same purpose of a stamp paper intended to be completed as negotiable instrument, he is said to be endorsed the same and is called the endorser. So endorsement क्या कहता है, when the maker or holder, जो बना रहा है या उसको अधिग्रहित किए हुए है, उसको रखे हुए है, ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, वो क्या करेगा, साइन करेगा, जो मेकर होगा या होल्डर होगा, अदरवाइज देन सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, तो उसके अलावा कोई भी मेकर होगा ये पर्पस ऑफ नेगोशिएशन के लिए यूज़ करेगा, ऑन द बैक ऑफ फेस देयर ऑफ और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, तो या तो बैक ऑफ फेस में यूज़ करेगा या स्लिप ऑफ पेपर के लिए यूज़ करेगा, एनेक्स देयर, तो मतलब उसमें लगा होगा जो बनेगा, तो उसमें क्या होगा, वो पेपर अटैच्ड होगा, और सो साइंस फॉर द सेम पर्पस, और वो क्या करेगा, जो पेपर अटैच होगा उसको साइन करेगा सेम पर्पस के लिए, और स्टाम्प पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या होगा, इंटेंडेड मतलब ज़रूरी है उसके कंप्लीशन के लिए, उस पेपर के बनने के लिए, कौन से पेपर को बनने के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। सो इज सेड टू बी इंडोर्स द सेम एंड इज कॉल्ड द इंडोर्सर, तो वही क्या होगा, उसके साथ जुड़ा होगा और उसी को क्या बोलते हैं, इंडोर्सर, और वही जो बना है उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। ठीक है। Now section 16 deals with the endorsement in blank and in full. So endorsement in blank and in full. तो endorsement हम लोग देख लिए थे कि एक क्या था, कि एक तरह का कागज़ था, उसमें हस्ताक्षर किया हुआ होता है और वो लिखित रूप से मतलब क्या होता है, पूर्ति किया जाता है, उसमें प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करके, और पृष्ठांक को मतलब मुख्य भाग पर उससे उपबंध किया जाता है, मतलब उसमें निर्देशित करके वहाँ पे क्या करता है, छोटा सा हस्ताक्षर करता है और उसमें पराक्रम में लिखित रूप से पूर्ति किया जाता है। तो वही ब्लैंक भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है। सो कहता है इफ़ द इंडोर्सर साइंस इज नेम ओनली, तो अगर इंडोर्सर सिर्फ क्या करेगा, उसमें अपना सिर्फ नाम लिखेगा, द इंडोर्समेंट इज सी टू बी इन ब्लैंक, तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो उसको हम ब्लैंक ही मानेंगे,
and if he adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or the order of a specified person, the endorsement is said to be in a full. तो अगर उसमें क्लियरली मेंशन होगा डायरेक्शन टू पे द अमाउंट, कितना अमाउंट उसको पे करना, किस तरह से पे करना, मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट और द ऑर्डर टू बी स्पेसिफाइड पर्सन, द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन फुल, तब हम लोग उसको कहेंगे फुल एंडोर्समेंट। एंड द पर्सन सो स्पेसिफाइड इंडोर्सी, और जो पर्सन उसको क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, उसको इंडोर्सी कहेंगे। इज कॉल्ड द इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वही क्या है, इंडोर्सी है इंस्ट्रूमेंट का। सो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू पे शैल अप्लाई विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। तो क्या है कि जो प्रोविज़न है इसमें एक्ट में रिलेटिंग टू द पे शैल अप्लाई टू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन, उसमें बहुत सारे नेसेसरी मॉडिफिकेशन है, उसको रिलेट करता है और वो अप्लाई किया जाता है, उसमें निर्देशित किया जाता है। टू एन इंडोर्सी, तो वो किस में निर्देशित, कौन निर्देशित करेगा, तो इंडोर्सी जो है उसका वही निर्देशित करेगा। नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, उसको अप्लाई भी कर सकता है। डील्स विद द एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 17 किससे डील करेगा, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट से। सो व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कंस्ट्रूड बना होगा किसके लिए, प्रोमिसरी नोट के लिए या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, द होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीट एज आइदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल देंसफोर्थ ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। तो जिस तरह से तकसीद किया जाएगा, जिस तरह से बनाया जाएगा, उसको उसी तरीके से फिर आगे निष्पादित या क्या है तदनुसार मतलब उसको लागू किया जाएगा। तो कहता है कि लिखित का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों से लगाया जा सकता है, जहां धारक अपने निर्वाचन द्वारा उसे दोनों में से किसी भी रूप में बरत सकेगा, मतलब कोई भी रूप में उसको यूज कर सकेगा, और तत्पश्चात वह लिखित तदनुसार बरती जाएगी और जैसा उसमें अकॉर्डिंगली लिखा गया देंसफोर्थ ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। Now we will move to the section 18 where amounts is stated differently in figures and words। तो यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ये फिगर में भी अलग दिया हुआ है, वर्ड्स में मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है तो 1005 वहाँ लिख दिया वर्ड्स में, तो क्या होगा। सो इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, द अमाउंट इज स्टेटेड इन वर्ड्स। तो अमाउंट कौन सा स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड। तो हमेशा याद रखिएगा जो वर्ड्स में है वो क्या है, लिया जाएगा। तो अगर इधर कोई 1000 रुपये लिखा है और 1000 लिखा है तो 1000 को लेंगे और 1000 को नहीं लेंगे। सो अमाउंट रिटेन इन वर्ड्स और स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड। कब ऐसा करेंगे, जब अगर अमाउंट का फिगर और वर्ड डिफरेंटली स्पेल्ड किया हुआ है या डिफरेंटली लिखा हुआ है, तो जो वर्ड्स वाले फिगर है उसी को हम लोग लेंगे। नाउ सेक्शन 19 डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड। तो ये किसके बारे में बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो पेबल ऑन डिमांड। सो अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड एंड अ चेक आर पेबल ऑन डिमांड। तो उसमें कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं होगा, तो वो क्या है, पेबल ऑन डिमांड होगा। तो चेक कैसा होता है, पेबल ऑन डिमांड, जब भी ज़रूरत पड़ता है। पहले भी हम लोग चेक के बारे में डील कर चुके हैं कि इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। तो इंस्ट्रूमेंट दैट आर पेबल ऑन डिमांड, तो क्या है कि वहाँ पे पेमेंट स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा उसका टाइम या डेट, ठीक है। तो चेक उसमें क्या हो जाता है, पेबल ऑन डिमांड। नाउ विल मूव टू द सेक्शन 20 दैट इज द इनकोटे स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। So, inchoate stamped instrument says that where one person signs and delivers to the another a paper stamped in accordance with the law। कहता है एक पर्सन जो है साइन करके डिलीवर करके अनदर को देता है पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किससे रिलेट करेगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। देन इन फोर्स इन इंडिया, कहाँ पे फोर्स है, इंडिया में, वहाँ पे लागू है। एंड आइदर होली ब्लैंक सी आर हैविंग रिटन देयर ऑन एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो या तो होली ब्लैंक सी आर देगा और हैविंग रिटन देयर ऑन कुछ लिखा होगा सी आर पे एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट। ही देयर बाय गिव्स प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू द होल्डर देयर टू मेक कंप्लीट। तो किसको अथॉरिटी दे दिया, जो होल्डर है उसी को अथॉरिटी दे दिया इसको कंप्लीट करने के लिए। एज द केस में बी अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसा केस है उस तरह से वो लागू कर सकता है। फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। तो जितना भी स्पेसिफाई हो उतना तक वो भर सकता है, नॉट द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। तो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो अमाउंट है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वह स्टैम्प कितने का है, 1000 रुपये का, तो उसके जो होल्डर है उसी को कह दिया कि आप इसमें इतना भर लीजिएगा, लेकिन इससे अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपने उस हैसियत में जिसे उसने उस पर हस्ताक्षर किया किसी भी धारक के प्रति ऐसे रकम के लिखित पर देय होगा, मतलब जो धारक होगा होल्डर होगा उसी के प्रति क्या होगा, ये देय होगा, ठीक है। परंतु
कोई भी ऐसा लिखित परिदत्त व्यक्ति को उस रकम से अधिक कुछ वसूल ना करेगा और उससे तदनीत संदत ना जानने की होगी। तो इससे अधिक कोई भी मतलब जो भी है सम्यक उसको वसूल ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए कि 1000 है तो 1000 मैक्सिमम जा सकता है और ये होल्डर पर डिपेंड करता है कि कितना उसको भरना है। तो वो स्टैम्प्ड पेपर हो जाएगा इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। सो सेक्शन 21 डील्स विथ एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। तो सेक्शन 21 कहता है एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। सो इन अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट साइट मीन्स द प्रेजेंटमेंट फॉर साइट यानी कि देखने के लिए, ऑन प्रेजेंटमेंट मीन्स फॉर एक्सेप्टेंस यानी कि उसको स्वीकार करने के लिए। तो यही दो टर्म है, एट साइट और फॉर ऑन प्रेजेंटमेंट। Now, section 22 deals with the maturity. So, the maturity of bill or exchange of a promissory note is the date at which it falls due. तो maturity date किसको कहते हैं? जिस दिन वो मैच्योर हो जाएगा यानी कि उसका पैसा क्या हो जाएगा, फॉल्स ड्यू, उस दिन उसको पेमेंट करना होगा। सो डेज ऑफ ग्रेस, सो एवरी प्रोमिसरी नोट और अ बिल of exchange which is not expressed to be payable on demand at sight or on presentment is at maturity on the third day after the day at which it is expressed to be payable। तो कोई भी डेट होगा उसके थर्ड डे में वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। प्रेजेंटमेंट जो होता है मैच्योरिटी का, उसके तीसरे दिन क्या होता है, ये मैच्योर कंप्लीटली कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझे इसको? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30th ऑफ अगस्त 1878, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डेटेड कब है, 30th ऑफ अगस्त 1878। इट मेड पेबल 3 months आफ्टर डेट। तो ये कितने दिनों में पेबल होगा, 3 months आफ्टर द डेट, यानी 30th ऑफ अगस्त 1878 से 3rd दिसंबर 1878। तो 30th अगस्त से 30th दिसंबर नवंबर क्या हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा। और 3 दिन का ग्रेस जो था उसको जोड़कर ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और इस दिन पेमेंट करना होगा। Now, Section 23 of the Negotiable Instrument Act deals with the calculating maturity of bill or note payable so many months after date or sight। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ अ बिल और नोट। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो पहला अगर देखते हैं तो एन आई डेटेड 29th ऑफ जनवरी 1878 इट इज़ मेड पेबल और एट 1 month आफ्टर द डेट। इसको कितना दिन के लिए पे करना है, वहाँ पे निर्धारित है कि 1 महीने के बाद इसको पे करना है। So the instrument is at maturity on the third day after the 28th Feb 1878। तो 29th जन से 28 फेब 1 महीना हो गया, और जब 28 फेब से 3 दिन और ग्रेस देंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक और देखते हैं। सो एन आई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30th ऑफ अगस्त 1878 इट मेड पेबल 3 months आफ्टर डेट। सो द इंस्ट्रूमेंट इज मैच्योरिटी ऑफ 3rd दिसंबर 1878। तो 3 महीना यहाँ से हो गया और 3 दिन का ग्रेस हो गया। तो 3 month प्लस क्या हो जाएगा, 3 days ऑफ ग्रेस। तो 3 दिन का ग्रेस उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। So a promissory note or bill of exchange, a promissory note or a bill of exchange dated 31st of August 1878 is made payable 3 months after the date. So the instrument is at maturity on 3rd of December 1878। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 months जो पेबल है उसके बाद 3 दिन का ग्रेस हम लोग जोड़ देंगे। Now section 24 of the NI Act deals with the calculating maturity of bill or note payable so many days after the date or sight। तो यहाँ पे मैच्योरिटी कैसे पे होगा, जब अगर क्या है, सो मेनी डेज के लिए बना हुआ, यहाँ तो मंथ के लिए था, अब सो मेनी डेज के लिए। सो कैलकुलेटेड ऑन सर्टेन नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डेट और साइट, आफ्टर साइट और आफ्टर सर्टेन इवेंट इज एट मैच्योरिटी। तो यहाँ पे जो भी डेट है, जो भी देखने के दिन से जो वहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जितने दिनों के लिए बात किया हुआ उसको जोड़कर वहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 15 डेज है, तो अगर मान लीजिए कि 16 तारीख को बना तो 1 तारीख को पेएबल हो जाएगा। Now, Section 25 of the Negotiable Instrument Act deals with the day of maturity when it is a holiday। तो अगर when the day of the maturity is a holiday तब क्या करेंगे? Say if the maturity date is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due to the next preceding business day। तो मान लीजिए कि अगर संडे हो गया या कोई चीज़ का छुट्टी था, तो उसके नेक्स्ट प्रोसीडिंग डे में वो मैच्योर हो जाएगा और उस दिन पेमेंट किया जाएगा। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा सेक्शन 1 टू सेक्शन 25। और यही फिर हम लोग जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में है उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3rd, दैट इज़ द पार्टीज टू नोट्स बिल्स एंड चेक्स। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।